हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम 31 क्वेश्चंस से आगे देखेंगे। इसमें हमने 10 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा घटना चक्र से रिलेटेड हिस्ट्री का सेशन है। इसमें हम प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का सेशन करेंगे और वो क्वेश्चंस भी सारे प्रीवियस ईयर रिलेटेड होंगे। धीरे धीरे हम आगे को करंट अफेयर भी करते रहेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज का हमारा ये 11वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31 क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन ए राजगृह राजगीर में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन डी वैशाली में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह राजगीर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32 क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप देख सकते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। आप इसे भी नोट करते हुए जरूर चलेंगे। 33वां क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन बी सी धर्मपाल, या ऑप्शन डी कनिष्क। इसका राइट आंसर है यानी कि कनिष्क, जैसा कि अभी हमने ऊपर सेकंड क्वेश्चन में देखा था। 34वां क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर, या ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, या ऑप्शन डी अजातशत्रु। जैसा कि अभी हमने देखा कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी 2010 और 2001 में कितने बार पूछा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी ऑप्शन ए यानी कि कनिष्क के शासनकाल में, जैसा कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा था। एक ही क्वेश्चन अनेकों एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 37 क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क कश्मीर में आयोजित की। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी कालाशोक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि अभी हमने देखा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है बुद्ध में देवतावारोपण, दूसरा है बौद्धिस्तव के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध धर्म की है। आपको बताना है कि इन तीनों में कौन सी विशेषता जो है वो महायान बौद्ध धर्म मत से संबंधित रखती है।
इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर यानी कि तीनों हैं। यानी कि जो महायान बौद्ध मत की जो विशेषता है वो बुद्ध में देवतारोपण से संबंधित है, बौद्धिस्तव के पथ पर चलना, और तीसरा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान से संबंधित है। इसलिए इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी है। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए या वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहला है वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा है कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्र। आपको बताना है कि इनका सही कालक्रम क्या है। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में यानी अशोक के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में यानी कनिष्क के शासनकाल में, जैसा कि अभी हम पहले क्वेश्चंस में देख रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इसका राइट आंसर है 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी। बाकी इसकी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं कि इसकी थ्योरी के बारे में क्या क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन डी काशी वाराणसी में। इसका राइट आंसर यानी कि वैशाली में, जैसा कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा था कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। 41वां क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में, यानी कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सी बिंबिसार के शासनकाल में, या ऑप्शन डी उदयभद्र के शासनकाल में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी है राजगीर, या ऑप्शन डी बोध गया। क्वेश्चन था कि प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित की गई थी यानी कि राजगीर में, जैसा कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये 2000 और 1990 में भी पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं आप खुद ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 44 क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। इसका राइट आंसर है यानी कि कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। बाकी पहली सभा अजातशत्रु ने, तीसरी अशोक के शासनकाल में, जैसा कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा था। 45 क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों पहला और दूसरे में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 में है जन्म और उसके सामने दिया गया है सारनाथ। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति, इसके सामने है बोध गया। तीसरा है प्रथम प्रवचन, जिसके सामने दिया गया है लुम्बिनी। चौथा है निधन और इसके सामने दिया गया है कुशीनगर। आपको इसको सही सुमेलित करना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ में। इसके अलावा इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में।
और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था सारनाथ में। और इनका निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन हुआ था कुशीनगर में। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप देख सकते हैं कि इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और बाकी इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी जब मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। इसको भी आप नोट करते हुए जरूर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी संबोधि, ऑप्शन सी प्रथम उपदेश या ऑप्शन डी निर्वाण। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। बाकी इसकी थ्योरी में देख सकते हैं कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है चिन्ह और सूची 2 में दिया गया है इनका अर्थ। आपको इसको सही सुमेलित करना है कि इसका सही सुमेलन क्या होगा। इसका राइट आंसर है यानी कि हम इसकी थ्योरी से देखते हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक था कमल। इनका प्रथम प्रवचन था धर्मचक्र प्रवर्तन। और महाबोधि को बौद्धि वृक्ष से संबंधित है। वहीं इनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। इससे आप इसे देख सकते हैं। बाकी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? ऑप्शन ए गेलुगपा, ऑप्शन बी कंग्यूपा, ऑप्शन सी साक्यपा या ऑप्शन डी लिंगमापा। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी कंग्यूपा। बाकी ये कंग्यूपा, गेलुगापा, साक्यपा और लिंगमापा क्या है आप इसके बारे में देख सकते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। ये सभी किसी न किसी वर्ग से संबंधित हैं। और जो कंग्यूपा वर्ग है वो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है तिब्बत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 49 क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा है उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। चौथा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है कि इन चारों में महात्मा बुद्ध से कौन संबंधित है, कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी। चारों इसके करेक्ट हैं। यानी कि इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, इनको बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां ऑप्शन ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया या ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ महाबोधि मंदिर में, जैसा कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा था। बाकी आप इसके बारे में देख सकते हैं कि बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कितनी वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में। और किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? तो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध गया में बौद्धि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन ए तृतीय,
ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी पंचम या ऑप्शन डी षष्ठम। इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर है पंचम, यानी कि पंचम पीढ़ी का है बोधि वृक्ष। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप देख सकते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी ऋषिपतन। इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर बोध गया है, यानी कि बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। बाकी इसकी थ्योरी में बताया गया है कि पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन में बन सकता है कि निरंजना नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो इसका आधुनिक नाम है फाल्गु नदी। बाकी इसके बारे में आप देख सकते हैं। 53वां क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए आत्मा संबंधी विवाद, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड या ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली या ऑप्शन डी आनंद। इसके राइट आंसर की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवदत्त। बाकी देवदत्त के बारे में देख सकते हैं कि देवदत्त कौन था, इनका चचेरा भाई था, और बाकी इनके बारे में दिया गया है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसकी थ्योरी से ही आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, तो आप इसकी थ्योरी को ज़रूर पढ़ते हुए चलिएगा। 55 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम्स में प्री में पूछा गया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी इसकी थ्योरी से देख सकते हैं हम कि इसकी थ्योरी में क्या बताया गया है। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारा शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था, जैसा कि आप थ्योरी में इसका आंसर देख पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 56 क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन ए दीपवंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्यावदान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण की वस्तु का या ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र सूत्र की विषय वस्तु का विषय है, यानी इसी का ये एक पार्ट है। बाकी इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? पहला है वे कर्म में विश्वास करते थे, दूसरा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तीसरा है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, और चौथा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न गुटों में से सही उत्तर चुनिए। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो गौतम बुद्ध वे कर्म में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल राइट कथन है।
दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो ये बिल्कुल इसमें नहीं मानते थे। तीसरा है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो ये निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये कथन सही हो जाएगा। बाकी चौथा है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये भी इसका कथन गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ए व पहला व तीसरा, यानी कि इन चारों में से इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा पहला व तीसरा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप देख सकते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी राजगृह में, या ऑप्शन डी कुशीनगर में। जैसा कि आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वैशाली में। वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बाकी आप इसके बारे में देख सकते हैं कि ये स्त्री कौन थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी, तो ये थी महाप्रजापति गौतमी थी, और इनके शिष्य का नाम था आनंद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए गांधी जी के 3 मंदिर, ऑप्शन बी ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन सी महावीर के 3 नगीने, या ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ये क्वेश्चन भी 2003 और 4 में पूछा गया है, तो आप सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी कितना इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस ईयर रिलेटेड हैं, आप सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए ज़रूर चलिए। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप देख सकते हैं कि इसकी त्रिपिटक के बारे में क्या क्या बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि सुत्त पिटक में क्या बताया गया है, विनय पिटक में क्या बताया गया है, और अभिधम पिटक में क्या बताया गया है। तो आप थ्योरी को नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, या ऑप्शन डी शैव धर्म से। तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी के अलावा इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। बाकी त्रिपिटक बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। आगे हम जैन धर्म के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 61 क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए जैन की, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी पारसी, या ऑप्शन डी बौद्ध, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म की, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में देखा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों से है, जैसा कि अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए दीघ निकाय, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, या ऑप्शन डी विभाषा शास्त्र। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम बताए गए हैं। बाकी सुत्त पिटक जो है उसमें उपदेशों के बारे में है। सुत्त पिटक के बारे में उपदेशों के बारे में है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। ऑप्शन ए सुत्त, ऑप्शन बी विनय, ऑप्शन सी अभिधम, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अभिधम पिटक। बाकी जो अभिधम पिटक है ये तृतीय बौद्ध संगीति से संबंधित है, और इसके अलावा जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है वो प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित है। आप इसे भी नोट करते हुए जरूर चलिएगा।
बाकी इसके बारे में बताया गया है, आप इसको भी नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि 65 क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी जातक कथाएं, ऑप्शन सी अभिधम पिटक या ऑप्शन डी सुत्त पिटक। जैसा कि अभी हमने बात की कि सुत्त पिटक में उपदेशों के बारे में बताया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सुत्त पिटक। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।